इस इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ये डिस्कस करना है कि हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस इन इंडस्ट्रीज। सेम यही टॉपिक क्लास 9th में भी आपके पास था, चैप्टर 11 के अंदर वही चीज़ दोबारा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 6 तरीके से हाइड्रोजन गैस को इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर करेंगे। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लेबोरेटरी प्रिपरेशन एंड एन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन? यस, अमाउंट का एक फ़र्क होता है कि लेबोरेटरी के अंदर हम स्मॉल अमाउंट में केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, वाइल इन द इंडस्ट्रीज वी प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स इन अ लार्ज अमाउंट, इन अ बिग अमाउंट। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी मेथड एंड इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ द प्रिपरेशन। अब इसके 6 तरह से हम इंडस्ट्रीज़ में जो है वो हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो स्टीम कोक प्रोसेस, स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया और साथ में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम स्टीम कोक प्रोसेस डिस्कस करेंगे। कि सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टीम कोक प्रोसेस। ठीक है, सुनो किस तरह से हम स्टीम कोक प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन गैस को इंडस्ट्रीज़ में लार्ज स्केल में प्रिपेयर करते हैं, ये देखते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें, स्टीम और कोक। तो स्टीम किसे कहते हैं? स्टीम होता है उर्दू में कहते हैं भाप। ठीक है, इसको भाप भी कहते हैं, इसी को हम कहते हैं आबी बुखारात। इंग्लिश में इसी को हम वाटर वेपर्स भी कह सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? स्टीम का H2O ही होता है ये, लेकिन गैसेस स्टेट के अंदर होता है तो वाटर ही, लेकिन गैसेस स्टेट में दैट्स व्हाट इज कॉल्ड स्टीम, भाप। कोक किसे कहते हैं? अच्छा, कोक से मुराद, यस, कोका कोला नहीं है कोक से मुराद। कोक से मुराद है कार्बन, या नॉर्मली आप इसको जस्ट कह लो कोयला। वैसे ये कोयला होता नहीं है, कोयले जैसा होता है। कोयले को हम कोल कहते हैं। कोयले से कोक, मतलब कोल से हम कोक को निकालते ज़रूर हैं, बट कोक जो है दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कोयला नहीं होता, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए आप उसको कोयला ही मान लें। ये बिहेवियर कोयला जैसा ही करता है, बट ये कोयले से एक अलग चीज़ होती है कोक, जिसको हम चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टीम कोक प्रोसेस मतलब स्टीम के साथ कोक का रिएक्शन होगा इसके अंदर। तो करवा देते हैं रिएक्शन, ज़रा चेक करो कि यहाँ पर ले लिया हमने कोक, पहले लिया। अच्छा, ये कोक कैसा है? यहाँ पर ये जो कोक मौजूद है दैट इज़ रेड हॉट कोक। ठीक है, तो दिस इज़ रेड हॉट कोक। लाल जलता हुआ कोयला है। जब कोयले को आप जलाते हैं ना तो लाल कलर का अंगारा दहकना शुरू हो जाता है, दैट्स व्हाट इज़ कॉल्ड रेड हॉट कोक। और कोक के साथ रिएक्शन करा आपने स्टीम का, दैट इज़ स्टीम, गैसेस स्टेट के अंदर है ये। ठीक है, स्टीम या भाप जिसको हम कहते हैं। अब ये रिएक्शन चूँकि हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, कोक चूँकि गर्म है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब भी रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, टेम्परेचर रिक्वायर होगा, तो हम यहाँ पर एरो के ऊपर डेल्टा बना देंगे। इस डेल्टा बनाने का मतलब ये होता है कि हीट के इस रिएक्शन में हम इसको हीट प्रोवाइड दे रहे हैं। कितनी दे रहे हैं ज़रूरत नहीं है बताने की। ठीक है, जस्ट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? ये कार्बन इस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में अलग जो हो जाएगा दैट इज़ H2 हाइड्रोजन गैस। तो ये दोनों गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक गैस है और हाइड्रोजन भी एक गैस है। और इन दोनों गैसेस का मिक्सचर जो है दिस वी कॉल्ड वाटर गैस। तो वाटर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये दोनों ही गैसेस साथ में मिक्स हैं और एक साथ मौजूद है। अच्छा, दोनों गैसेस जो है वो अब हैवियर देने रहे कि लाइटर देने रहे, इसकी बात समझिए ज़रा। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर? व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर? हवा का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? कौन बताएगा? पहली बात तो यार, एयर का तुम लोग बेवकूफ़ों की तरह सोच रहे हो, पता नहीं क्यों। एयर का मॉलिक्यूलर वेट होगा ही नहीं, बिकॉज एयर इज़ नॉट अ कंपाउंड, एयर इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर का नहीं होता मॉलिक्यूलर वेट, कंपाउंड का होता है। कोई आपसे उठ के पूछे चाय का मॉलिक्यूलर वेट बताओ, तो चाय कोई कंपाउंड नहीं है। चाय में मौजूद पानी का आप मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हो, उसमें मौजूद चीनी का बता सकते हो, लेकिन उसके पूरे चाय का मॉलिक्यूलर वेट बताना नामुमकिन है। अब पानी में एक गिलास नमक घोल दो और बोलो बताओ इस ब्राइन जो आ गया, ब्राइन का मॉलिक्यूलर वेट बताओ, नहीं, क्योंकि वो ब्राइन एक मिक्सचर है। मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता, उनका कुछ और होता है। उसका अलग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ये निकलता है। तो वो मिलाकर जब हम करते हैं तो वो एवरेज निकलता है।
एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बताया कि एयर का किसी को कितना होता है, एवरेज बता दो चलो। ये होता है, इसके लिए निकालने का तरीका होता है भाई, देखो सिंपल मैथमेटिक्स। हाँ सिंपल मैथमेटिक्स देख लो ज़रा, सिंपल मैथमेटिक्स। नाइट्रोजन आपको पता है 78% नाइट्रोजन होता है एयर के अंदर, ठीक है, और 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब इसके लिहाज से निकाल लेते हैं। तो नाइट्रोजन का क्या होता है आपका जो मॉलिक्यूलर वेट हो दैट इज़ 28 मल्टीप्लाई बाय 78% है तो डिवाइड बाय 100 कर दिया, प्लस और साथ में ऑक्सीजन भी है 21%, 21 है, अच्छा सॉरी ऑक्सीजन गैस का 32 हो गया, 32 को मल्टीप्लाई कर दिया 21% से, परसेंटेज हटाया नीचे डिवाइड बाय 100 लगा दिया, निकालो कैलकुलेट करो। अगर कैलकुलेटर किसके पास है तो नहीं, ज़रूरत नहीं होती है इसको, ये कोर्स का पार्ट नहीं, यही कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं आपको। पेपर में आपसे नहीं बोलेंगे निकाल कर देखो मॉलिक्यूलर वेट, पता होना चाहिए बस। कितना आया 28.12, 28 मान लो। 28 नहीं आएगा, 28 से कम आएगा, नहीं ये भी नहीं आएगा, ये इसको सही कैलकुलेट कर लो। रिकॉर्डिंग लोग देखेंगे तो बोलेंगे कहाँ क्लास में सब पढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है चलो। यस प्लीज टेल मी। अरे क्या उलट पुलट बता रहे हो। $28.56 28.56 सही है, हाँ 28.56 आएगा, ये हो सकता है, ठीक है, ये परफेक्ट है। तो 28.56 से 28.5 ये होता है आपका, दैट इज़ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, ठीक है। 28.6 भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 12 + 16 28 AMU है, और हाइड्रोजन कितना है 2, दोनों के एयर से कम है, दोनों के मॉलिक्यूलर मास एयर से कोई कमी है ना, और जिस चीज़ का मॉलिक्यूलर मास एयर से कम होता है वो चीज़ ऊपर रहती है, और जो ज़्यादा होती है वो चीज़ नीचे आ जाती है। अब चूँकि ये दोनों एयर से लाइटर देन एयर हैं, जिसकी वजह से ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, और दोनों ऊपर जाके मिक्स हो जाएगा और गैस बन जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर गैस, ठीक है। हमें बनाना था हाइड्रोजन गैस, बन गया है वाटर गैस। तो नेक्स्ट हमें अब क्या करना पड़ेगा कि वाटर गैस में से हाइड्रोजन गैस को सेपरेट आउट करना पड़ेगा, जो क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था कि राइट डाउन 2 मेथड्स टू सेपरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर गैस, ठीक है। ये 2 मेथड्स 9 में भी थे कि किस तरह से हाइड्रोजन गैस को वाटर गैस में से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो सेपरेशन करने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स होते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर है दैट इज वाटर गैस। इस्तेमाल कुछ नहीं है इसका वाटर गैस का, ठीक है। देखिए बाय लिक्विफिकेशन इस मेथड से होता है, और दूसरा होता है बाय ऑक्सीडेशन। तो इस 2 मेथड से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को अलग कर देते हैं वाटर गैस में से, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ लिक्विफिकेशन मेथड में क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद ऑक्सीडेशन बताऊँगा, एक एक करके हो गया ये काम, ठीक है। देखो लिक्विफिकेशन जो मेथड है ना, लिक्विफिकेशन मतलब लिक्विफाई कर देना, मतलब लिक्विड बना देना, ठीक है। कोई चीज़ जैसे कि अगर कोई गैस है तो गैस को लिक्विड बना देना, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विफिकेशन, ठीक है। गैस को भी लिक्विड बना सकते हैं हम, जिसको हम लिक्विफिकेशन कहते हैं, इसी को कंडेंसेशन भी कहा जाता है। तो कंडेंसेशन लिक्विफिकेशन एक ही बात है। तो यहाँ पर ये 2 गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर गैस के अंदर। हम क्या करें, दोनों में से किसी एक गैस को भी लिक्विड बना दें तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो हम करते हैं क्या है कि इस वाटर गैस को -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसको कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, चिलर वगैरह लगाकर, मतलब चिलर मतलब कोई ठंडे मतलब मशीन्स वगैरह लगाकर हम उसको क्या कर देते हैं, बिल्कुल ठंडा कर देते हैं, यहाँ तक कि -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको कूल डाउन करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन है वो होता है -156 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाइड्रोजन गैस की जो पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन है वो होती है -252 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से लिक्विड बन जाता है, और इस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस से लिक्विड बन जाती है। अगर हम एक कंटेनर है उसके अंदर वाटर गैस है और वहाँ पर -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम इसको करेंगे तो दोनों में से कौन सी चीज़ लिक्विड बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड बन जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, लिक्विड कैसे बनेगी, लिक्विड बन जाएगी, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे, टेम्परेचर कम करने पे लिक्विफाई स्टेट हो जाए। टेम्परेचर देख लो ना, -208 कर रहे हैं, इसके लिए और कम करना पड़ेगा, -252 करना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पर इसको लिखिए पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन, किस पॉइंट पर लिक्विफाई होते हैं,
जो गैसेस हैं, ये दोनों गैसेस को अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी लिक्विड, और गैस पहले थी तो हवा से हल्की थी तो ऊपर थी, और जब लिक्विड बन जाएगी तो जैसा भी है वो नीचे बैठ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। जब सेटल डाउन हो जाएगी तो ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस को सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, तो हाइड्रोजन गैस अलग रहेगी। लेकिन होता क्या है बच्चों कि इस तरीके से 99% और कार्बन मोनोऑक्साइड तो सेपरेट हो जाता है, लेकिन 1% कार्बन मोनोऑक्साइड वो बाकी रह जाता है, वो सेपरेट नहीं हो पाता है। इसी 1% को हम कहते हैं ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रेसेस मतलब बाकियात और बाकी बचे हुए कार्बन मोनोऑक्साइड। उसको सेपरेट आउट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि जो वाटर गैस जो है जिसके अंदर से 1% कार्बन मोनोऑक्साइड है, उस पर से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की शावरिंग करते हैं, ठीक है। मतलब उसके ऊपर क्या करते हैं, ऊपर से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्प्रे करते हैं ऊपर से उस गैस के ऊपर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, कास्टिक सोडा NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक्वस स्टेट में होता है। जब उसको हम उसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो CO का NaOH से रिएक्शन हो जाता है और बन जाता है HCOONA, ठीक है, बन जाता है HCOONA। यस, इस कंपाउंड को लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सोडियम फॉर्मेट, और ये सोडियम फॉर्मेट एक लिक्विड कंपाउंड होता है। तो जो 1% कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो भी सोडियम फॉर्मेट के सूरत में रिएक्शन करके लिक्विड बनके सेटल डाउन हो जाता है। तो ऊपर आपको 100% प्योर हाइड्रोजन गैस मिल जाते हैं जिसको आप सेपरेट आउट कर लेते हो। इसको हम कहते हैं लिक्विफिकेशन मेथड, जिससे हम वाटर गैस में से हाइड्रोजन गैस को सेपरेट कर लेते हैं। बस समझ में आ गई कैसे हो रहा है ये काम, ठीक है। इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, हाउ कैन यू डिफाइन ऑक्सीडेशन? यस, एक तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके अलावा ओके एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसके अलावा या लॉस ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये दीज आर द 3 डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर जो हम डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर यह वाटर गैस आप देख रहे हो, अब हम चिलर ना लगाएं, हम जो है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम चिलर लगा सकें, तो हम दूसरा अल्टरनेटिव वे भी फॉलो कर सकते हैं सेपरेशन करने के लिए, दैट इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखो सिंपल, अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट दूँ तो यहाँ पर CO + H2 है। अगर यहाँ पर इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 44 AMU, और तो ये हैवियर देन एयर हो जाएगा, तो क्या सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। बस ये काम करना है, देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आ गया आपके पास वाटर गैस CO + H2। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, तो इसमें हमें ऑक्सीजन ऐड करना है, तो हमें कोई ऐसा कंपाउंड चाहिए होगा जो इसमें ऑक्सीजन ऐड कर सके। जैसे कि स्टीम हमारे पास तो है ना पहले से इस प्रोसेस में, तो हम स्टीम यूज़ कर लेंगे, मोर अमाउंट ऑफ स्टीम पास करेंगे वाटर गैस में से, ठीक है। तो ये स्टीम ये इसलिए यूज़ किया ताकि इसमें एक और ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाए इसके अंदर, तो एक ऑक्सीजन तो पहले से, एक ऑक्सीजन और ऐड इसके अंदर ही कर देगा, ठीक है। और ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे करते हैं, इस रिएक्शन को 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन आप डेल्टा भी लगा सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे होता है। और ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है। यहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं FeO, दिस इज़ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को हमेशा एरो के ऊपर या एरो के नीचे, दो में से एक जगह पर लिखते हैं। ये फेरस ऑक्साइड है कि फेरिक ऑक्साइड है, ये फेरस ऑक्साइड है, यहाँ पर आयरन +2 वैलेंसी पर है, सो दैट इज इज कॉल्ड फेरस ऑक्साइड, ठीक है। तो फेरस ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो होता क्या है यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये बन जाता है CO2 और हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जाता है। बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हाइड्रोजन 2 + 2 = 4 है ना, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि हैवियर देन एयर है तो सेटल डाउन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस के ऊपर से हम सेपरेट आउट कर लेंगे। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन मेथड से हम क्या करेंगे, वाटर गैस में से हाइड्रोजन गैस को सेपरेट आउट कर लेंगे। पसंद में कैसे हो रही काम, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। स्टीम का मतलब तो आप फिर से समझ गए, सेम वही है कि स्टीम जो है वो भाप है, H2O है। और हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ऐसा कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। सबसे सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है CH4, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं क्या, मीथेन। फर्स्ट टाइम इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी की थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें। तो स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, ठीक है, सेम वही कि हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कराया जाएगा और मीथेन के साथ, ये स्टीम के साथ जब हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट चेक करो, ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई यहाँ पर। तो CO बना कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में आप बोलेंगे सर H6 बन गया, तो H6 नहीं बनता है, H2 ही होता है, H2 से आगे नहीं बढ़ सकता, तो H2 के साथ 3 लगा देंगे, ठीक है। तो सेम यहाँ पर दोबारा जो गैस बनी, दिस इज कॉल्ड
वाटर गैस, और वाटर गैस में फिर सेपरेट करने के लिए उसको सेम वही दो टेक्निक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन, ऑक्सीडेशन, समझ में आ गई बात। ओके नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड प्रोसेस से हाइड्रोजन गैस किस तरह बनाते हैं, स्टीम मेथनॉल प्रोसेस। स्टीम तो दोबारा से आ गया, तीनों लाइन के तीनों प्रोसेस में स्टीम कांस्टेंट है, तो स्टीम से मुराद होगी H2O, ठीक है। मिथानॉल क्या चीज़ है, मिथानॉल को देखो ज़रा, अल्कोहल की पूरी एक सीरीज होती है। मिथानॉल ये वही है जिसको हम लोग मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। पुराने ज़मानों में उसको मिथाइल अल्कोहल कहते थे, नए ज़माने में हम उसको मिथानॉल कहते हैं, है दोनों एक ही चीज़। मिथानॉल इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, नॉर्मली इसको स्पिरिट भी कहते हैं दुकानदार, दुकान में कमर्शियली इसको स्पिरिट के नाम से बेचते हैं। वो स्पिरिट जो कि स्पिरिट लैंप में भी डलता है, स्पिरिट लैंप होता है ना केमिस्ट्री लैब के अंदर, उसमें जो जल रहा होता है वो स्पिरिट लैंप में डलता है। इस तरह से थिनर को बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, नेल पॉलिश रिमूवर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, इस तरह कलर को पतला करने के लिए। अब इसका फॉर्मूला मेन बात है कि फॉर्मूला क्या होता है मिथानॉल का, ठीक है। एक होता है इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और ये मिथाइल अल्कोहल होता है तो ये होता है CH3OH, ठीक है। तो अब यहाँ पर CH3OH दैट इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल, इसी को मिथानॉल भी कहते हैं, ठीक है। कैसे निकला ये फॉर्मूला, कैसे आया, मिथानॉल ही क्यों बोल रहे हैं उसको, ये सब चैप्टर 9 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पूरा अल्कोहल का एक चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 9 वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ बताने से मकसद ये होगा कि टॉपिक से हट जाने से मुराद होगी, ठीक है ना। तो अभी नहीं बता रहा, अगर जहन में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसके बारे में पढ़ने के लिए, लेकिन आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट, मतलब कोई भी चीज़ रट्टा मारने के लिए मैं बोलता नहीं, अभी इसलिए कह रहा हूँ चूँकि आगे का टॉपिक है, ठीक है। तो मिथानॉल के साथ आपने स्टीम का रिएक्शन करवाया, ठीक है, ये भी हाई टेम्परेचर पे होगा, हीट करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन मैकेनिज्म चेक करो, हाइड्रोजन तो अलग हो जाएंगे और साथ में कार्बन भी अलग हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो कार्बन 2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो CO नहीं बल्कि क्या बनेगा, CO2, और साथ में H2 बनेगा, तो H2 के साथ हम 2 3 4 5 3 लगा देंगे, ठीक है। अब क्या ये वाटर गैस बना, अब ये वाटर गैस नहीं बना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर नीचे आ गया और ये ऊपर रह गया, तो क्या इसमें सेपरेशन टेक्निक की जरूरत है, नहीं, तो क्या इसमें डायरेक्टली स्टीम मेथनॉल से डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस बन जाता है, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसमें हम किस तरह से बनाएंगे हाइड्रोजन गैस को इंडस्ट्रीज में। देखो दो वर्ड्स है, थर्मल और डिकम्पोजिशन। थर्मल के क्या मतलब हो गए, थर्मल मतलब हीट या हरारत, और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो आपको पता है कि रिएक्शन एक एडिशन रिएक्शन होता है जिसमें दो एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, एक उधर डिकम्पोजिशन, एक कंपाउंड ब्रेक हो जाता है दो एलिमेंट्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। और अगर हीट देकर अगर आप किसी चीज़ को डिकम्पोज कर रहे हैं तो दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब इसमें दो बातें पहले समझो, उसके बाद मैं टॉपिक पर आऊँगा, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। देखो डिकम्पोजिशन जो है ना वो 3 तरह से हो सकती है, किसी रिएक्शन को ब्रेक करना किसी कंपाउंड को एलिमेंट्स में। डिकम्पोजिशन से मुराद क्या होता है कि अगर कंपाउंड कोई मौजूद है तो उस कंपाउंड को आप उसके एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दो, तो उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन 3 तरह से केमिस्ट्री में करते हैं। एक हमारे पास होती है थर्मल डिकम्पोजिशन, कि हीट देकर हम जो है वो किसी कंपाउंड को ब्रेक कर दें। दूसरी हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन के इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम किसी कंपाउंड को ब्रेक कर दें, और एक हमारे पास होती है वाटर डिकम्पोजिशन, कि वाटर में भी कंपाउंड को हम जैसे सॉल्ट वगैरह को ब्रेक करके हम उसको डिकम्पोज कर देते हैं उसके आइंस में, ठीक है। अब इन तीनों के अलग अलग नाम हो जाते हैं। अगर थर्मल डिकम्पोजिशन है तो इसी को हम लोग हीट देकर जो है वो थर्मल, तो इसी को हम लोग कहते हैं पायरोलिसिस। लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन और पायरो मतलब होता है हीट, ठीक है। थर्मल मतलब हीट होता है, पायरो मतलब हीट होता है। इस तरह इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली देकर। आइंस सेपरेट, लेकिन उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो वहाँ पर एलिमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और वाटर डिकम्पोजिशन भी होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ हाइड्रोलिसिस। तो लिसिस का जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है डिकम्पोजिशन। उससे पहले वाला वर्ड बता रहा होता है कि हम किस तरह से ब्रेक कर रहे हैं, हाइड्रो से कर रहे हैं कि इलेक्ट्रो से कर रहे हैं कि पायरो हीट देकर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ही बात हुई कि डिकम्पोजिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में कितनी तरह से कंपाउंड को एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिजली देकर भी कर सकते हैं, हीट करके भी कर सकते हैं, पानी में डाल के भी कर सकते हैं, ठीक है। तीनों तरह के डिकम्पोजिशन। उसके बाद दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ ये कि बर्निंग, किसी चीज़ को जलाना है तो जलाने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। तो दिल जलाना वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, तो वो नहीं, मैं कह रहा हूँ फिजिकली किसी चीज़ को जलाया जाए केमिस्ट्री में तो वो फिर 2 तरह से फिर हम जो है वो चीज़ों को बर्न कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ कॉल्ड, पहला हम तरीका क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन
हवा की मौजूदगी में आप किसी चीज़ को जला दो, और एक होता है विदाउट ऑक्सीजन, कि हवा की गैर मौजूदगी में आप किसी चीज़ को जला दो। जब हवा की मौजूदगी में जब किसी चीज़ को बर्न करते हो ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड कंबस्चन, उसको हम कंबस्चन कहते हैं, ठीक है। और हवा की गैर मौजूदगी में जब आप किसी चीज़ को हीट कर दोगे तो उसको उल्टा बता दिया, ओके ओके ओके। सो अगर ऑक्सीजन के साथ कर लोगे तो दैट इज़ कॉल्ड कंबस्चन, ठीक है, ठीक है। तो दैट इज़ अच्छा कंबस्चन, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, हीट निकलेगी। और विदाउट ऑक्सीजन करोगे हीट, तो फिर ये दैट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, इसी को हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में बजाय उसके कि हीट निकलने की हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, तो ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। अब कंबस्चन और थर्मल डिकम्पोजिशन दोनों में फ़र्क मैंने बता दिया। याद रखो, जब किसी भी हाइड्रोकार्बन की तुम हवा की मौजूदगी में जब तुम उसको जलाओगे ना, हीट करोगे, तो वो क्या होगा, जैसे CH4+O2 क्या बन जाएगा, फिर वो आपको मैंने बताया था फर्स्ट ईयर में कि जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो वो दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, CO2+H2O। इसी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं उसको हम, किसी लिए हम उसको कंबस्चन एनालिसिस कहते थे उस प्रोसेस को, जो पूरे 6 स्टेप के मेथड हमने पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में। बिल्कुल वैसे ही जब आप यहाँ पर जब आप करोगे CH4 को, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब आप इसको हीट करोगे, तो बजाय इसके कि ये जो है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में भी देखो, ये जो है ना वो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है कार्बन और हाइड्रोजन में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पर हम यही करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन की थर्मल डिकम्पोजिशन करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, कोई भी, सबसे हो जाएगा। मैं यहाँ सिंपलेस्ट ले लेता हूँ मिथेन, ठीक है। तो CH4 ले लिया, कोई और भी लेकर कर सकते हैं। इसकी करनी है थर्मल डिकम्पोजिशन, तो इसको कर दिया हीट, हीट के लिए यहाँ पर जो है वो डेल्टा लगा दिया। अब होगा क्या कि ये ब्रेक हो जाएगा बीच से, मॉलिक्यूल ये बीच से ब्रेक हो गया, तो क्या बना, C+H2 बना, और 2 लगा के बैलेंस कर लिया। ये सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। बात समझ आ गई। ये है नमूनिया गैस, नहीं नमूनिया तो बीमारी, अमोनिया गैस, ठीक है। तो अमोनिया गैस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। अब इसको क्या करें, थर्मल डिकम्पोजिशन करनी है, हीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से बीच से ब्रेक कर देंगे, क्या बन जाएगा, N2 अलग हो गया और H2 अलग हो गया। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ पर 3, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बताऊँ कि हाइड्रोजन गैस की लास्ट प्रोसेस है, उसके बाद बस ख़त्म हो जाएगी। जब मतलब ये जो टॉपिक आपका है जो मैं डिस्कस करना था वो हो जाएगा, जल्दी हो जा रहा है, देयर इज़ नो इशू। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये पानी की बर्क पाशीदगी, ठीक है, उर्दू में कहते हैं, ज़रूरत नहीं है। तो हाइड्रोजन गैस को पहली बात तो ये इस प्रोसेस से जब बनाएंगे तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस प्योरेस्ट स्टेट के अंदर आपको हासिल होगा। तो अगर MCQs में आपसे पूछे कौन से प्रोसेस से हाइड्रोजन गैस आपको प्योरेस्ट स्टेट में मिलता है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से हाइड्रोजन गैस का आपको 100% प्योर मिलता है। बाकी हर जगह उसमें चलो 0.1% भी उसके अंदर इम्प्योरिटी शायद होगी, लेकिन ये 100% बिल्कुल प्योर होता है प्योरेस्ट स्टेट के अंदर। लेकिन इस वाले मेथड को वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सस्ते रेट पे अवेलेबल होती है, मतलब पाकिस्तान में नहीं कर सकते, इसका मतलब है। तो इस प्रोसेस को वहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिजली यूज़ होता है इसके अंदर, बट यहाँ 100% प्योर आपको हाइड्रोजन गैस अवेलेबल हो जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर। हाँ, चाइना के अंदर इसको यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन गैस बनाते क्यों, एक और बात समझो पहले। देखो, जो हाइड्रोजन गैस हम बनाएंगे ना यहाँ पर जो बना रहे हैं 6 के 6 प्रोसेस से, इस हाइड्रोजन गैस को आगे जाकर यूज़ किया जाएगा हेबर-बोश प्रोसेस के अंदर अमोनिया गैस को बनाने के लिए, और यही अमोनिया गैस को फिर आगे जाकर इस्तेमाल कर लेंगे नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए, और फिर यही नाइट्रिक एसिड आगे जाकर जो है वो किसी फर्टिलाइज़र कंपनी में जाकर यूरिया या डिफरेंट और फर्टिलाइज़र्स को, फर्टिलाइज़र मतलब खाद वगैरह को बनाने में उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस एक तरह से डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली यूज़ होता है डिफरेंट चीज़ों को बनाने में। कि हाइड्रोजन गैस होगा तो अमोनिया गैस बनेगी, और अमोनिया होगा तो नाइट्रिक एसिड बनेगा, और नाइट्रिक एसिड बने होगा तब आपको अमोनियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इस तरह के ये सारे फर्टिलाइज़र बनेंगे, जिससे खाद जिसको हम कहते हैं, तो किसान वगैरह उसको खेत में डालते हैं और उसके बाद फसल उगाते हैं और बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये बड़ा काम है हाइड्रोजन गैस। हम ऐसे ही अभी तो हम बस पढ़ रहते हैं कि चलो भाई कोर्स का पार्ट है, पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा भी है क्योंकि इससे दुनिया को ये मिल रहा है, खाद मिल रहा है, खाना खा रहे हैं, जो भी आ रहे गंदम चावल जो भी चीज़ें घर पे आ रही हैं, तो एक तरह से हाइड्रोजन गैस का भी उसमें कोई ना कोई शमूलियत है, क्योंकि उसको फर्टिलाइज़र बनाने में डायरेक्टली इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब कोई भी चीज़, अभी तो मैंने नहीं बता रहा था मैं इस्तेमाल किस लिए करते, बस हम पढ़े जा रहे होते हैं कि पढ़ लो, बट इस्तेमाल हर एक चीज़ का है कहीं ना कहीं, ठीक है।
अब अगर चाहे उसमें लिखा हुआ बुक में या टीचर बताए ना बताए, बट यूजेज तो है, ठीक, कहीं ना कहीं। अच्छा, केमिस्ट्री की खास, अच्छा सेकेंडरी केमिस्ट्री तो खास तौर पे ये वो केमिस्ट्री जिसके यूजेज आपको मिलेंगे, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये वो केमिस्ट्री है जिसके डिस्कवरी जिससे हम जिससे हम चीज़ों को बनाते हैं लैब में, इंडस्ट्री में। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री नॉलेज बेस्ड केमिस्ट्री है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से फ़ायदे नहीं मिलते आपको, ज़्यादा नॉलेज मिलती है, इल्म मिलता है। लेकिन सेकेंडरी केमिस्ट्री डायरेक्टली रिलेटेड है आपके लेबोरेटरी से, डायरेक्टली रिलेटेड है इंडस्ट्रीज से, कि वहाँ पर आप चीज़ों को कैसे बनाते हैं और लोगों के लिए कंज्यूमर प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, उनको लोगों की ज़िंदगी को आसान कैसे करते हैं, उनको फ़ायदेमंद चीज़ें कैसे बनाते हैं उनके लिए। सेकेंडरी केमिस्ट्री इस चीज़ का नाम है। तो अभी इसको पढ़ रहे हैं तो लग रहा होता है हाँ सर अब लग रहा है केमिस्ट्री पढ़ना है, फर्स्ट टाइम में तो पता ही नहीं था केमिस्ट्री ये चीज़ है। तो इसमें हम चीज़ें बना रहे हैं, रिएक्शंस कर रहे हैं, कंपाउंड्स कर रहे हैं, रिएक्शन मिला रहे हैं, नाम पढ़ रहे हैं, इसका ये नाम है, इस कंपाउंड का ये नाम है। फर्स्ट टाइम में तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस ये न्यूमेरिकल है, ये फॉर्मूला लिखना है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, वो लेकिन आसान था। ये मुश्किल है, चूँकि केमिस्ट्री को जब रियल केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं ना तो वो बड़ी मुश्किल सी चीज़ होती है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो गिनती के रिएक्शंस के आगे बहुत सारे और रिएक्शंस हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जब पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलिसिस जब भी करना है, क्लास 9th में, फर्स्ट टाइम में भी आपने पढ़ा था चैप्टर 7 में, ठीक है। हमें क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट लेना पड़ेगा, उसके अंदर हमने पानी डाल दिया, ठीक है, वाटर ऐड कर दिया। उसके बाद इसके अंदर हमने डाल दिया क्या कि 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए और उनको जोड़ दिया बैटरी के टर्मिनल से, ठीक है। अब उसके अंदर क्या हो गया, ये हो गया आपका पॉजिटिव, जो आपका हो गया एनोड, और ये आपका हो गया कैथोड, ठीक है। बैटरी भी लगा दी, हाई वोल्टेज सोर्स। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बल्ब लगा दूंगा, जैसे यहाँ बल्ब, क्या ये बल्ब जल जाएगा इस सूरत में? क्या ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा? हमने उसको डिप किया हुआ है अंदर, यस, ठीक है, यस। यही तो चीज़ है कि जो वाटर है H2O प्योर वाटर, दैट इज़ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना कि पानी जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। प्योर वाटर से करंट पास नहीं होता, सब जानते हैं। इम्प्योर वाटर से करंट पास हो रहा होता है। तो अगर आप यहाँ पे प्योर वाटर लिए हुए तो यू हैव टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड और सॉल्ट, कुछ तो थोड़ा सा एसिड आपको डालना पड़ेगा इम्प्योर करने के लिए, ताकि ये अपने आइंस में ब्रेक हो जाए। समझ रहे हो?